माँ के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी। 12 साल की उम्र में मुझे अपने घर का सारा काम करना पड़ता था। अपने बूढ़े बाप की सेवा करके मैं थक चुकी थी। मेरा बाप एक बूढ़ा आदमी था, जबकि मेरी माँ एक जवान और एक खूबसूरत थी। बूढ़े आदमी से शादी करने के बावजूद भी माँ ने बाबा के दिल और जान से खिदमत की थी। उन्होंने कभी भी बाबा को एहसास नहीं होने दिया था कि बाबा बूढ़े और मैं जवान हूँ। मैं 12 साल की उम्र तक माँ को कभी भी किस बात की शिकायत करते हुए नहीं सुना था कि मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से क्यों करवा दी गई है। मुझे ये तो मालूम नहीं था कि माँ की शादी किस मजबूरी के तहत इस आदमी से हो गई है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। क्योंकि जब मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और बाबा की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, क्योंकि माँ के होते हुए मैंने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था, तो मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि घर का काम किस तरीके से किया जाता है, खाना किस तरीके से बनाया जाता है। मुझसे जिस तरह हो जाता था मैं कर लेती थी, लेकिन बाबा को मेरा बना हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। खाना खाते वक्त वो अक्सर मुझे डांटा करते थे कि किस तरीके से खाना बनाया है। कभी रोटी जली हुई होती थी तो कभी सब्जी में नमक ज़्यादा कम हो जाता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ कितनी डालनी चाहिए। इसलिए हर रोज़ मुझे बाबा से डांट सुनने को मिल जाती थी। क्योंकि उस वक्त मेरी पढ़ाई की उम्र थी, तो मैं दरवाजे पर खड़ी मोहल्ले के सारे बच्चों को हसरत भरी नजरों से देखा करती थी कि काश मैं भी स्कूल जा पाती और मैं भी पढ़ पाती, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। पर इतनी छोटी उम्र में मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई थी कि मुझे स्कूल जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था। जब मैं दरवाजे पर खड़ी स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती थी तो बाबा मुझे कभी देख लेते थे और मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे कि दरवाजे पर खड़ी तमाशा ही देखती रहती हो, इसलिए तो तुम्हारे घर पर कामों पे दिल नहीं लगता और ना ही सीख पाती हो। बाबा को जब मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता तो बाबा ने एक बार फिर से शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि बाबा काफ़ी बूढ़े थे, उनको बहुत ही ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत थी जो मुझसे नहीं हो पाती थी। मैंने सुकून का साथ लिया कि चलो अब बाकी जिम्मेदारियां तो बाबा की बीवी उठा लेगी, कुछ ना कुछ काम तो बस मुझसे उतर ही जाएगा। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। बाबा ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली। इसके पहले से ही 2 बेटे थे जो अपने साथ लेकर आ गई थी। वो औरत काफ़ी चालाक और तेज थी। ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस औरत के आने के बावजूद सारा घर मुझ पर ही डाल लेगी, लेकिन उसने घर का कोई काम नहीं करा था और सारे घर के काम मुझसे ही करवाती थी। बाबा के साथ साथ और 3 और लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। सारा दिन मैं काम में ही लगी रहती थी। वो लोगों के कपड़े धोती, प्रेस करती, घर की सफाई और खाना बनाना। इन सब कामों से जब मैं रात को फ्री हो जाती थी तो मेरी सौतेली माँ मुझे अपने पैर भी दबवाती थी। अगर मैं कभी कभी ये बोल देती थी कि मैं थक गई हूँ, मुझे काफ़ी नींद आ रही है, तो मुझे डांटने लग जाती थी। उन सभी लोगों की खिदमत कर करके 4 साल गुजर गए थे और मैं 16 साल की हो गई थी। इन 4 सालों में मेरी सौतेली माँ ने एक दिन भी मुझसे प्यार से बात नहीं की थी और ना ही बाबा ने मुझे अच्छी नज़रों से देखा था, क्योंकि वो अपनी जवान बीवी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको अपनी बीवी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो अपनी बीवी का दिल खुश करने के लिए कभी कभी उनके दोनों बेटों को घूमने फिराने भी ले जाते थे और उनके लिए चीज़ें खरीद कर लाते थे, क्योंकि वह किसी भी सूरत में अपनी बीवी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि उनकी बीवी का दिल खुश रहे। मेरी सौतेली माँ के दोनों बेटे मुझ पर इस तरीके से हुक्म चलाते थे जैसे मैं उनके सामने कोई नौकरानी हूँ। अपने ही घर में दूसरों को मुझ पर हुक्म चलते हुए देखकर मेरा दिल जलता रहता था और काफ़ी दुख भी महसूस होता था कि बाबा ये सब बैठे अपनी आंखों से देखते रहते थे। उनको मेरा एहसास तक नहीं होता था कि मैं भी उनकी औलाद हूँ। उनको कभी तो मेरी तरफ बोलना चाहिए था या फिर अपनी बीवी से ये कहना चाहिए था कि अपने बेटों से कह दे कि वह मेरी बेटी पर इस तरीके से हुक्म न चलाया करे। ये मेरी बेटी है, इस घर की नौकरानी नहीं है जो उनके आगे इस तरीके से गुलामी करती रहेगी। क्योंकि मेरी माँ के बेटे तो पानी का गिलास भी खुद नहीं पीते थे, वो भी मुझसे ही मांगा करते थे। अगर कभी उनके काम में ज़रा सी देरी हो जाती थी तो मेरी माँ इस वक्त मेरे बाबा से एक शिकायत लगाकर बाबा से मुझे डांट पड़वा देती थी। पर बाबा की ज़ात से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। 12 साल की उम्र में मैं किचन संभाल ली थी और 16 साल की उम्र तक मैं हर चीज़ बनानी सीख ली थी। मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाने आते थे। कुदरती तौर पर मेरे हाथ का जायका बहुत ही अच्छा था। अगर मैं कोई भी खाना ज़्यादा चहीते तरीके से बना लेती थी तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता था। एक दिन मेरी माँ की एक दूर की सहेली मुझसे मिलने के लिए आई थी, जिसके लिए माँ ने मुझे खास तौर पर अच्छा खाना बनाने के लिए कहा गया था। अब माँ के कहने पर मैंने वो हर चीज़ बनाई थी जो मैं माँ ने मुझसे बोली थी। माँ की सहेली जब हमारे घर पर आई तो मैंने उनके सामने खाना जाकर पेश किया। उन्होंने मेरे हाथ का खाना बना हुआ खाकर कहा कि खाना बहुत ही अच्छा और खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करी।
और मेरी माँ से पूछने लगी कि जिस लड़की ने खाना बनाया है ये लड़की कौन है। तो माँ ने उनको कहा कि मेरे पति की पहली बेटी है। इसका जवाब क्यों फ़ायदा है। फिर तो उसे औरत ने बड़ी ही गौर से मेरी तरफ देखा, फिर मुझसे हाल चाल पूछने लगी। मैंने भी उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरी माँ से कहा कि बड़ी ही प्यारी बच्ची है। क्योंकि मैं कुदरती तौर पर बहुत ही अच्छा रंग रूप लेकर आई थी, इसलिए मैं उस औरत को देखते ही पसंद आ गई थी। उस औरत ने माँ से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उस औरत ने माँ से कहा कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो खूबसूरत भी हो और घर के काम को भी अच्छे तरीके से जानती हो। इस लड़की को तो माँ भी नहीं है और ना ही कोई बहन है। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसका मायके से शादी के बाद कोई भी ताल्लुक ना रहे। इस बात पर यकीन था कि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, इसलिए माँ इस औरत को फिलहाल मेरा रिश्ता देने के लिए निकल कर देंगी, क्योंकि वह औरत अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी। ये बात भी उस औरत के मुंह से कहते हुए सुनी थी। और फिर मेरी उम्र तो सिर्फ 16 साल है, इसलिए यकीनन माँ उस औरत को मेरा रिश्ता देने से मना ही करेंगी। लेकिन आसमान तो जब मेरे सर पर गिरा जब माँ ने उस औरत से मेरे लिए 2 लाख मांगे और 1 हफ्ते के अंदर शादी करने के लिए बोल दिया था। वो औरत तो खुशी खुशी 2 लाख देने के लिए राजी हो गई थी। माँ से कहने लगी कि अब ये रिश्ता पक्का ही समझो, अब शादी वाले दिन आऊंगी और तुम्हारे 2 लाख भी लेकर आ जाऊंगी। वो रहती है खुशखबरी अपने घर वालों को सुनने के लिए जल्दी जल्दी से अपने घर चली गई। उस औरत के जाते ही मैं माँ से साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं अभी कभी भी ये शादी नहीं कर सकती हूँ। आप कौन होती है जो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली हो। माँ ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा कि कितनी बेशर्म लड़की हो, किस तरीके से शादी से इनकार कर रही हो। अगर यहाँ शादी नहीं करनी तो जरूर तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा, इसलिए इसी वजह से तुम मना कर रही हो। बताओ कौन है जिसे तुम शादी करना चाहती हो। मैंने माँ से कसम खाते हुए कहा कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, आप मेरी उम्र तो देखें और फिर मुझसे ये बात करें। तब माँ ने कहा कि जहाँ मैं कह रही हूँ वहीं पर चुपचाप शादी कर लो और कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने बाप से इस बारे में बात करने की। अब मैं पहले ही मुझे बाबा से इस बारे में बात करने से रोक दिया था, लेकिन मैं अपने बाबा से इस बारे में बात ही करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था क्योंकि बाबा मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, वो माँ की ही बात मानेंगे। पहले कौन सा वो मेरे हक में बोले थे जो अब मैं उनसे शिकायत करती। मेरी शादी होने से 4 दिन पहले माँ ने सारे घर के कपड़े मुझसे धुलवाए थे। धोबी तो पहले ही मैं थी, लेकिन माँ ने तो अब संदूक में रखी हुई चादर रजाइयों की हर चीज़ मुझसे धुलवा ली थी, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए जाने वाली थी और अब ये सारे काम माँ को ही करने थे। जैसे मेरी शादी के दिन करीब होते जा रहे थे मैं वैसे ही डर रही थी, क्योंकि मुझे शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो अपने घर से कभी बाहर भी नहीं निकली थी, मुझे बाहर की दुनिया के माहौल का कुछ नहीं पता था। मैंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे, तो घर पर आए लोगों में ज़िंदगी गुजारना तो और भी मुश्किल हो जाता है। यह सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि आखिर वो शादी वाला दिन भी आ गया, जब माँ मेरे पास लाल कलर का जोड़ा लेकर आई और मुझे तैयार करने लगी। तैयार करने के बाद माँ मुझे बाहर हॉल में ले गई थी, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। मेरी शादी में सिर्फ कुछ ही लोग आए हुए थे, जो कि सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार थे। बहुत ही शादी के साथ मेरी शादी हो गई थी और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। मेरी सास ने मुझे एक कमरे में जाकर बिठाया, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत कमरा देखा था, क्योंकि हम तो बहुत ही गरीब लोग थे। हमारे पास तो पुराना कच्चा सा घर था। उस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा बेड पड़ा था, जिस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इस कमरे में एक बड़े से ड्रेसिंग टेबल के सामने मैं खड़े होकर अपने आप को देख रही थी। मैंने ज़िंदगी में आज अपनी पहली बार इतना मेकअप किया था, जिसमें मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महसूस पाया। प्यारी तो मैं पहले ही बहुत थी, अच्छा रंग रूप, कद काटी भी अच्छी थी, लंबे बाल थे, लेकिन मेकअप ने तो और भी 4 चांद लगा दिए थे। आईने में खुद को देखने के बाद मैं उस सोफे पर जाकर बैठ गई, जो बहुत ही ज़्यादा नरम था। मुझे वहाँ पर बैठने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा और नरम सोफ़ा देखा था। इस कमरे की हर चीज़ बहुत ही महंगी थी और खूबसूरत लग रही थी। मुझे ये सब देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि जहाँ पर मैं शादी कर कर आई हूँ, ये लोग काफ़ी अमीर लोग हैं। मेरे दिल ही दिल में ये सोच बन रही थी, शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में अब दुख लिखने बंद कर दिए हैं और अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक खूबसूरत एक नौजवान लड़के ने अंदर आते ही कुंडी लगा दी, जो कि मेरा पति था। वो आते ही मेरे पास बैठ गया और उसने मुझे देखकर मेरी खूबसूरती की तारीफ शुरू कर दी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने मेरी तारीफ करी थी, वरना मायके में तो सिर्फ डांट ही सुनने को मिलती थी। उसने अपनी जेब से एक डिब्बे निकाल कर मुझे उसमें से एक सोने की अंगूठी निकाल कर मेरे हाथ में पहना दी थी और मुझे कहने लगे कि आपकी मुँह दिखाई का तोहफा है। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने तोहफा दिया था
जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इस अजनबी इंसान में इतना प्यार भरा था कि मैं अपनी ज़िंदगी भी अपने खून के रिश्ते से इतना प्यार नहीं मिला पाई थी। उसके बात करने का अंदाज़ा, उसका इतना मीठा लहजा मेरा दिल जीत चुका था। दिल इस शादी से मैं चंद दिन पहले ना खुश थी, आज इस शादी से मैं बहुत ज़्यादा खुश होने लगी थी। प्यार भरी बातों में किस तरीके से सारी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। जब अगली सुबह मेरे पति ने गुलाब का फूल मेरे गाल पर रखकर मुझे जगाया तो मेरी आँख खुल गई और मैं ज़िंदगी में पहली बार इतनी देर से उठी थी, क्योंकि मैं अपने घर में तो सुबह ही उठा दिया जाता था। जब मैं अपने पति से बात की तो कि मैं आज पता नहीं इतनी देर से क्यों सोई हूँ, तो मेरे पति ने मुझे कहा कि मेरा तो अभी भी आपको जगाने का मन नहीं था, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी थी, लेकिन मजबूरी थी, माँ नीचे नाश्ते पर बुला रही हैं, इसलिए मुझे आपको जगाना पड़ा। मैंने अपने पति को कहा कि आज मेरी ज़िंदगी की पहली रात थी जिसने मैं अपने जितने सुकून की नींद सोई हूँ, वरना मैं कभी भी बेफिक्र सोकर इतनी सुकून की नींद नहीं सोई हूँ। मेरे पति ने उस दिन वादा किया कि आपके आने वाली हर सुबह आपको सुकून ही, ये मेरा आपके साथ वादा है। मैं आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि आपको कभी भी अपना पिछला याद नहीं आएगा। इतना प्यार करने वाले पति को पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती थी कि मुझे कुछ साल दुख देकर सारी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ और खुशियाँ दे दी। जल्दी जल्दी में तैयार होकर मैं और मेरा पति साथ ही बाहर चले गए थे, जहाँ पर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमने वहाँ पर पहुँचकर सभी को सलाम करा और सब लोगों ने हमारा सलाम भी लिया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे छोटे 2 देवर थे, जो उस वक्त इस मेज़ पर मौजूद थे। मेरे सास ने अपने पैर से पैसे निकाल कर उस वक्त हमारे मियाँ बीवी का सदका निकाला और नौकरानी के हाथ में थमा दिया। मैं देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी कि इंसान की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, कि जिन पैसों के लिए मैं तरसती रहती थी, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए माँ 50 रुपए तक नहीं देती थी, आज हज़ारों के रुपए नोट मुझ पर वारे जा रहे थे। ये ज़रूर मेरी किसी नेकी का ही फल था जो मुझे इस तरीके से रिश्ते के रूप में मिला था। हम सब घर वालों ने मिलकर जब नाश्ता किया तो मेरी सास ने मुझे मीठा बनाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की ये रस्म है, हम आने वाली नई बहू के हाथ से मीठा बनवाते हैं। मैं सभी लोगों के लिए खीर बनाई थी। खाने में तो मैं हर चीज़ में बहुत अच्छी बनाती थी, तो उस दिन मैंने खीर बनाते हुए खास ख्याल रखा था कि अच्छी से अच्छी खीर बना लूँ ताकि सभी लोगों को पसंद आ जाए। मैंने दिल से मेहनत करी थी तो खीर भी बहुत अच्छी बनी थी, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। केक खाने के बाद मेरे ससुर ने मुझे 20,000 इनाम के तौर पर दिए थे और कहा कि बहू आइंदा भी मेरे लिए इस तरीके से मज़ेदार खीर बनती रहना चाहिए। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि सब लोगों को मेरे हाथ की बनी हुई खीर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। मैं शादी के दूसरे दिन ही अपने घर को खुद ही संभालने का सोच लिया था और सास के पास चली गई थी। मैंने सासू माँ से पूछा कि आज खाने में क्या बनेगा। मैं ही आज आप सबके लिए खाना बनाऊंगी, बस आप मुझे बता दो। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि बेटा इतनी जल्दी क्या है, अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें इस घर को संभालना है। मेरी तो हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं या घर को संभाल सकूं। तुम्हारा घर है, तुम्ही को संभालना है, लेकिन तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तो शादी को सिर्फ दूसरा ही दिन हुआ है, तुम्हारे तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी है। अभी से मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी शादी के पहले पहले दिन है, खुद को सजाओ संवारो और अपने पति के लिए खुद को तैयार रखो, उसका दिल खुश रखो, खूब एंजॉय करो। ऊपर वाला तुम्हारी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, तुम दोनों को इस तरीके से खुश रखे, आगे चलकर तुम्हें तो इस घर को संभालना है। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मैं भी इतनी खुशकिस्मत हो सकती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली। मेरी सास ने मेरे पति को मुझे हनीमून ले जाने के लिए कहा, तो मेरा पति मुझसे पूछने लगा कि बेगम कहाँ पर चलना है, हुक्म करो, जहाँ तुम बोलोगे वहीं पर तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैं तो कभी अपने मोहल्ले से भी बाहर नहीं निकली थी, तो मुझे तो शहरों के नाम भी नहीं आते, कौन कौन से शहर है। मुझे तो किसी जगह के बारे में नहीं पता था कि मैं अपने पति को किसके बारे में बताऊँ, मुझे कहाँ पर जाना है। मैंने सिर्फ उनसे ही यही बोल दिया कि जहाँ आपका दिल करे वहीं पर ले जाओ, तो उन्होंने मुझे दुबई ले जाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने दुबई के 2 टिकट लाकर मेरे हाथ में पकड़वा दिए और कहा कि जल्दी से आप पैकिंग कर लें, कल की फ़्लाइट है। मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैक किया और हम दोनों दुबई के लिए रवाना हो गए थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऊपर वाले की बनी इतनी खूबसूरत दुनिया देखी थी। मेरे पति ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह पर घुमाया था। मैंने अच्छे अच्छे होटल में खाना खाया था। उस दिन मुझे पता चला कि ज़िंदगी का मज़ा तो ऊपर वाले की बनी हुई खूबसूरत दुनिया को देखने में है। मैंने तो अपने पुराने से घर के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। मेरे पति ने मुझे दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाकर कहा कि तुम्हारा जो दिल करे तुम अपने लिए यहाँ से खरीद लो। मैं अपने लिए सबसे पहले घर वालों के लिए ही खरीदारी करी थी, क्योंकि मैं अपने दिल में जगह बनाना चाहती थी उनके लिए। उन लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा था, तो मुझे हर अच्छी चीज़ देखते ही मुझे अपने सास ससुर की याद आ जाती थी कि ये चीज़ उनके लिए ख़रीदनी चाहिए।
मैं अपने लिए तो बहुत ही कम चीज़ें खरीदती थी। तकरीबन 8 दिन दुबई में गुजारने के बाद हम घर पर वापस आ गए थे। घर आने के बाद मैं अपने सास ससुर के खरीदे हुए तोहफे फिर उनको दिए तो वे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे थे। दुबई से वापस आने के बाद मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी, जो मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली थी। मुझे तो अपना घर का काम पहले से ही मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही घर के काम करने की आदत थी, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही मामूली सी बात थी। मैं खाना बनाने के बाद घर की सारी सफाई भी खुद ही कर लेती थी। हमारे घर में नौकर तो मौजूद थे ही, लेकिन मुझे इतनी खूबसूरत घर की सफाई करना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तो अपने कच्चे से घर को ही साफ सुथरा रखती थी, लेकिन अब तो एक महल से कम ना था, तो मैं उसको भला कैसे साफ न रखती। मेरे सास ससुर मुझे अक्सर बोला करते थे कि साफ सफाई के लिए मैंने नौकर रखे हुए हैं, तुम सिर्फ खाना बना लिया करो। लेकिन मुझे घर की सफाई करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैं कभी कभी खुद ही कर लेती थी। सारा दिन खुद को काम करने के बाद जब मैं कमरे में जाती थी तो मेरा पति अक्सर मुझसे शिकायत करता था कि जब से तुमने घर को संभालना शुरू किया है तब से तुम मुझे बहुत ही कम टाइम दिया करती हो। असल में वे ठीक ही बोलते थे। मैं खुद ही इन लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, क्योंकि अजनबी लोग हैं। मैं कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों से काफ़ी बातचीत नहीं कर पाती थी, फिर चाहे वो मेरे पति क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा ही घर पर अकेली पली बड़ी थी। मेरी सौतेली माँ भी मेरी शादी से 4 साल पहले ही आई थी। मुझे लोगों में रहने की आदत बहुत ही कम थी। मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार कर अकेलेपन की आदी हो चुकी थी। इसी वजह से मुझे किसी से बात करने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं खुद को घर के काम में मसरूफ़ रखती थी ताकि मुझे किसी से बात न करनी पड़े। मेरे पति को तो मुझसे शिकायत थी, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनको मेरा इस तरीके से घर संभालना बहुत ही अच्छा लगता था। वो अक्सर मुझे यही कहती थी कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई है, क्योंकि मैं घर के काम करने के बाद अक्सर अपनी सास के पैर भी दबा दिया करती थी। मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और मैं उनके सालीशान घर में बहुत ही ज़्यादा खुश और सुखी ज़िंदगी गुजार रही थी। ये सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ था, इसलिए मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक मेरे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो अपने बेटे यानी मेरे पति को बुला रही थी। उस तरह उनकी ऊंची आवाज़ सुनकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और मैं दौड़ती हुई उनके पास गई तो मेरे देखते ही पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा ससुर नीचे ज़मीन पर गिरे पड़े हुए थे और मेरी सास उनके पास बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे पति ने मुझे अपने बाबा को उस वक्त उठाया और गाड़ी में डालकर जल्दी जल्दी अस्पताल में लेकर चले गए थे। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि मेरे ससुर को फालिश का अटैक पड़ा है। मेरी सास ज़्यादा रोने लगी थी। मैंने अपनी सास को दिलासा देते हुए चुप करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उनके लिए तो ये खबर बहुत ही बुरी थी, इसलिए वह तो फिलहाल चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद मेरे पति अपने बाबा को अपने घर पर लेकर आ गए थे, जिसके बाद घर के सारे लोग उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। मेरे सास अपना सारा वक्त उन्हीं को देती थी, उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी, उनकी दवाइयाँ उन्हें खुद अपने हाथों से खिलाती थी, जबकि मेरी भी पूरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने सास ससुर की और खूब खिदमत करूँ, क्योंकि उनकी भी मेरी सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे ससुर की तबीयत पूछने के लिए काफ़ी रिश्तेदार आए थे, जिनको अभी मेरी शादी के बारे में भी नहीं पता था। एक दिन आए हुए मेहमानों के लिए चाय लेकर जब मैं सास ससुर के कमरे में गई तो वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो मेरी सास को कह रही थी कि तुमने हमें शादी के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि तुम हमें अपना दुश्मन समझती हो, पर अब जिससे तुम शादी कर कर अपने घर पर लेकर आई हो वह तो तुम्हारे लिए मनहूस साबित हुई है। आते ही इसकी मनहूसियत घर पर छा गई है और तुम्हारे पति को फालिश का अटैक हो गया है। मेरी सास उस वक्त उस औरत को ये कहकर चुप करवा दिया कि इसकी जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी किस्मत का किसी और को कसूर नहीं दे सकते। मेरी सास ने उस औरत को बोला कि मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने आते ही पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है, मुझे तो अब बेटे की कमी महसूस भी नहीं होती है। ये बहू नहीं मेरी बेटी है, मैं इसके लिए एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करूँगी। मुझे उस वक्त अपनी सास के रूप में माँ ही नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी सास नहीं देखी थी जो अपनी बहू को इस तरीके से तारीफ़ करे और उसकी तरफ से बोले। मुझे तो अब ऐसा लगता था कि सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। मुझे उस दिन के बाद तो अपनी सास और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। मेरे सास अपने पति को सारे दिन खिदमत करती रहती थी, तो मैं रात को जाकर अपनी सास के पैर दबाती थी। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटी अब तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सारा दिन घर को संभालती हो, मेहमानों को देखती हो और रात को मेरे पैर दबाती हो, तुम भी तो थक जाती होगी, जाओ जाकर सो जाओ। मैं अपनी सास को बोली कि मैं तो अपनी माँ की कभी खिदमत ही नहीं की थी, माँ के पैरों में तो जन्नत होती है ना, आपके पैरों में तो मुझे वो जन्नत नज़र आती है, मुझे अपनी जन्नत से दूर मत कीजिए, मुझे आप अपनी खिदमत करने दीजिए। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे बहुत सारी दुआएं दी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ संभल गई तो लोगों की जान में जान आ गई थी। अब मेरे ससुर कुछ बोल लेते थे, क्योंकि पहले तो उनका बोलना ही बंद हो गया था और वो बिस्तर से उठ ही ना पाए थे।
अब मेरा पति उन्हें कभी कभी व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर लेकर आ जाता था, जिसकी वजह से मेरे ससुर की तबीयत में और ज्यादा बदलाव आ जाता था और कुछ महसूस ही करने लगते थे। मेरे ससुर की बीमारी के बाद सारे कारोबार का सीमा मेरे पति पर आ गया था, तो वे भी काफी ज्यादा मसरूफ रहने लगे थे। वो अक्सर मुझसे यही कहा करते थे कि बाबा ने कभी भी मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी, वो हर वक्त हर चीज को दी किया करते थे। उन्होंने हमें बहुत ही प्यार और लाड से पाला है, हमें तो किसी चीज के बारे में पता भी तक नहीं होता। अब जब बाबा के सारे कारोबार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है तो मुझे तो किसी भी चीज के बारे में मालूम ही नहीं है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा फिक्र रहती है कि बाबा का इतना बड़ा कारोबार मैं अकेले कैसे संभालूंगा, क्योंकि मेरे पति के दोनों भाई भी अभी काफी ज्यादा छोटे थे जो अभी पढ़ रहे थे। एक दिन सुबह को मेरे पति देर तक सोते रहे तो मुझे काफी ज्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे पति की आदत थी कि वे सुबह में जल्दी ही उठ जाते थे। मैं नाश्ता बनाकर फारिग होकर जब कमरे में आई तो मेरे पति अभी तक सो रहे थे। मैं उनको उठाने के लिए उनके करीब गई और उनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें हिलाकर जब बुलाया तो उन्होंने फिर भी मुझे जवाब नहीं दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी। मैं दौड़ती हुई अपने सास के पास चली गई कि मेरे पति को न जाने क्या हो गया है, वो नींद से नहीं उठ रहे हैं। मेरी सास के सर पर तो आसमान टूट कर गिर गया था। वो नंगे पैर दौड़ी, नंगे पाँव दौड़ती हुई कमरे में आई और मेरे पति को हिलाने लगी, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलवाया और अस्पताल लेकर चले गए। शाहजेब का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने जो खबर हमें सुनाई, हमारे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। डॉक्टर ने बताया कि शाहजेब को ब्लड कैंसर है। ये मेरी सास बेचारी तो अपने बेटे की इतनी बुरी बीमारी को सुनकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी और मुझे तो नहीं जैसे यकीन नहीं आ रहा था। अभी तो जैसे खुशियों ने कदम रखा था और इतनी ही जल्दी मुझे इतनी सारी खुशियाँ छीनती जा रही थी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहते जा रहे थे। मेरी सास जब मेरे पास आई और मेरे हाथ से पकड़कर मुझे उस कमरे से बाहर ले गई जिस कमरे में मेरे पति शामिल थे, मुझे कमरे से बाहर ले जाकर कहने लगी कि तुम्हारी मनहूसियत मेरे बेटे को भी खा गई, मेरे पति को भी खाकर निकल गई। जाओ तुम यहाँ से, मेरी ज़िंदगी से मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपनी सास की मिन्नतें करते हुए बोली कि इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन मेरी सास एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों से कहकर मुझे अस्पताल से उस वक्त धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और ये तक नहीं सोचा था कि शाहजेब की बीमारी का जितना दुख मुझे हुआ है, जितना दुख उन्हें हुआ है, उससे ज़्यादा मुझे हुआ है। मैं रोते हुए अपने मायके चली गई थी तो मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर कहने लगी कि क्यों आई हो? तुम्हारी सास ने तो मुझे कहा था कि तुम अब कभी भी मायके नहीं आओगी, तो फिर यहाँ पर आने की क्या वजह है? मेरी सौतेली माँ मुझे कहने लगी कि अगर थोड़ी देर के लिए आई हो तो ठीक है, अगर रहने के लिए यहाँ पर आई हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें उस घर से निकाल दिया गया है। मैं अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप की दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। तुम्हारा पेट पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो अभी अपनी दुख भरी दास्तां अपनी माँ को सुनाई भी नहीं थी, उन्होंने पहले ही मुझे रखने से इनकार कर दिया था। मेरे सौतेले दोनों भाइयों ने मुझे धक्के देकर उस वक्त घर से निकाला और मैं रोड पर जा गिरी थी। अपने मायके के दरवाजे पर रोती रोती सारी रात गुजर गई थी, लेकिन माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। भूखी प्यासी सारी रात वहाँ पर गुजार कर मैं सुबह के वक्त उस दरवाजे से उठी। मेरे जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि मुझसे चला जाए, क्योंकि एक तो मेरे पति की बीमारी का सदमा था और दूसरी तरफ घर से निकाल देने का दुख। मुझे यकीन था कि मेरे पति मुझे ज़रूर वापस बुलाएंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन मैं फिर से ससुराल जाने लगी। चलते चलते रास्ते में अचानक से मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में मौजूद थी और एक औरत मेरे साथ खड़ी थी। मैंने उस औरत से सवाल किया कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या हुआ है, तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हो। आप एक सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी और मुझ में आपको अस्पताल लेकर आ गई हूँ, जहाँ मुझे पता चला कि आप माँ बनने वाली हो। उस औरत ने मुझे कहा कि आप कौन हो, कहाँ पर रहती हो, मैं आपको आपके घर पर छोड़ कर आती हूँ। तो ये बात सुनते ही मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उस औरत को कहा कि मेरा तो कोई भी घर नहीं है, मैं किसी घर का पता आपको दूँ? मेरे पति के घर से मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया गया है और मेरे बाप के घर से मुझे ये कहकर निकाल दिया गया है कि मेरा बोझ और ज़्यादा वो नहीं उठा सकते। वो औरत बहुत ही ज़्यादा शरीफ और रहमदिल थी। उस औरत का भी कोई रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसका पति मर चुका था। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ रह लीजिए, जितना टाइम आप रहना चाहती है। मैं उस औरत के साथ चली गई। उस औरत ने 9 महीने तक मेरा खूब ज़्यादा ध्यान रखा। फिर मेरा बेटा हुआ। मैं जब भी अपने बेटे की पैदाइश पर यह फैसला कर ली थी कि मुझे अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना है। और शाइस्ता जो औरत थी वो एक स्कूल में टीचिंग करती थी, उसने मेरे बेटे को इस स्कूल में दाखिला दिला दिया। वो स्कूल बहुत ही बड़ा स्कूल था जिसकी फीस मैं कभी भी दे नहीं सकती थी, लेकिन शाइस्ता ने ही मुझ पर एहसान कर मेरे बेटे को फ्री में पढ़ाया गया। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की कि मेरे बेटे ने अपना ही एक बिजनेस शुरू कर दिया और एक कंपनी का मालिक बन गया।
शादी को आज पूरे 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज मेरे बेटे की मीटिंग है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसके साथ उसकी कंपनी पार्टनरशिप करने जा रही है। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में है। मैं भी अपने बेटे के साथ उसके ऑफिस में चली गई और बाहर बैठ गई। जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हुई तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि माँ डील पक्की हो चुकी है। हमारी जिसके साथ डील हुई है वो बहुत ही शरीफ इंसान है। थोड़ी देर में ही आपसे मिलने आ रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि ये सब कुछ मेरी माँ की बदौलत है और उन्हें मेरा काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। जैसे ही मेरे बेटे आन के मालिक कमरे से बाहर निकल कर आए, उसे देखते ही मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई क्योंकि वह तो मेरे पति ही थे। उन्होंने भी मुझे देखा। हम दोनों एक दूसरे को देखते के देखते रह गए। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा वहाँ से किसी काम के लिए चला गया तो मैं उनके पास गई और कहा, क्या आपको तो उन्होंने कहा कि मेरा इलाज के लिए जब मैं लंदन चला गया था तो मुझे पता चला कि वो रिपोर्ट मेरी नहीं थी, वो रिपोर्ट दूसरे के साथ एक्सचेंज हो चुकी थी और मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन तुम मुझे नहीं मिली और आज तुम मुझे मिली हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर। तभी अयान वहाँ पर आ गया और कहने लगा, मम्मी चलो जल्दी से घर चलो, लेट हो रहे हैं। अयान के मुंह से मुझे मम्मी कहता हुआ सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, मिलेगी कि हमारा बेटा है। तब मैंने हाँ में इशारा किया और अयान को सारी सच्चाई बता दी और आज फिर से मेरी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने खुशियाँ दे दी हैं। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली और हम आज फिर एक साथ रहने लगे हैं। धन्यवाद दोस्तों।